How are you all? Hopefully, you all will be good and you all will be very fine. First of all, lots of thanks to all of you for your support and love. आज हम लोग पार्ट 1 बेसिक ज्योमेट्री का पार्ट 1 लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री और ज्योमेट्री को दो पार्ट में प्लेन ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री में डिवाइड करके और पॉइंट, रे, लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स के बारे में हम लोग डीपली समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और so without wasting the time, let's start today's video. Myself Pushpen Singh Chauhan and you all welcome to your favorite channel Sigma Gaणित। तो स्टूडेंट्स, बेसिक ज्योमेट्री की इस वीडियो सीरीज में आज पार्ट 1 है। तो सबसे पहले देखिए ज्योमेट्री क्या है। देखिए मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं और अलग अलग ब्रांचेस में आप लोग अलग अलग चीजों को स्टडी करते हैं, जैसे अर्थमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, स्टैटिक्स हो गया। ऐसे ही मैथ्स की ब्रांच है ज्योमेट्री। हायर क्लासेस में जाओगे तो और सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, स्टैटिक्स हो गया। वैसे ही मैथ्स की ब्रांच है, जिस ब्रांच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स different shapes and their properties। देखिए ज्योमेट्री मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट शेप्स और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। थ्योरम्स हो गए, एंगल्स हो गए, सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली समझने के लिए हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए वैसे तो ज्योमेट्री के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे आपका यूक्लिडियन ज्योमेट्री हो गया, प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो अपने ज्योमेट्री और इसके पार्ट्स जो रहेंगे वो प्लेन ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री। देखो इजिली ज्योमेट्री के अगर कॉन्सेप्ट को समझना है तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं, एक तो प्लेन ज्योमेट्री और दूसरा क्या हो जाएगा, सॉलिड ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट्स, प्लेन ज्योमेट्री किस टाइप की ज्योमेट्री को बोला जाता है, तो देखिए विच डील्स टू डायमेंशनल फिगर्स लाइक आपका लाइन हो गया, रे हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद में एंगल, पॉलीगॉन और सर्किल। तो प्लेन ज्योमेट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टू डायमेंशनल फिगर्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि लाइन, रे। अब ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डायमेंशन से मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी शेप है, तो उसको डिफाइन होने के लिए उसका कुछ मेजरमेंट होता है, कुछ मेजर किया जाता है, तब हम उस शेप का साइज बता पाते हैं। तो उसी मेजर की जाने वाली चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। जैसे आप जानते हैं कि लाइन या रे या लाइन सेगमेंट की हम लेंथ को मेजर करते हैं, तो लाइन, रे, लाइन सेगमेंट इट इज वन डायमेंशनल फिगर, क्योंकि ये इन टाइप्स के फिगर्स में सिर्फ आपको एक ही चीज मेजर करनी होती है, वो क्या है, लेंथ है। इसके बाद में एंगल में भी सिर्फ हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं एंगल को। इसके बाद पॉलीगॉन में आप देखते हो जैसे क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, तो यहां पर टू डायमेंशन हो गए। तो टू डायमेंशनल का मतलब ये हो गया है कि मैक्सिमम दो ही डायमेंशन होंगे, इससे ज्यादा डायमेंशन नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं लाइन, रे, लाइन सेगमेंट में ओनली वन डायमेंशन है, लेंथ। बाकी पॉलीगॉन में आपके दो डायमेंशन मिलेंगे, लेंथ और ब्रेथ, और सर्किल में सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है, दैट इज रेडियस। तो प्लेन ज्योमेट्री के अंदर हम टू डायमेंशनल फिगर्स को ही स्टडी करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग 2D ज्योमेट्री भी बोलते हैं या टू डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। और ये जो जितने भी फिगर्स हैं, इन फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन फिगर्स, ठीक है। ये जितना भी हो गया आपका लाइन, क्योंकि इनको एक प्लेन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। यस, सिमिलरली अगर हम लोग समझते हैं सॉलिड ज्योमेट्री के बारे में, तो देखिए
सॉलिड ज्योमेट्री क्या है? विच डील्स विथ 3 डायमेंशनल या 3D फिगर्स। ठीक है, 3D फिगर्स। और जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग देखते हैं तो क्यूबाइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर, हेमी स्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड और इसके बाद में फ्रस्टम। ऑल दीज आर व्हाट? 3 डायमेंशनल फिगर्स। यू कैन सी दैट क्यूबॉइड में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है, 3 डायमेंशन होते हैं। तो जैसे हमने यहां पर बताया कि प्लेन फिगर्स में 2 से ज्यादा डायमेंशन नहीं हो सकते हैं, कम होगा, वैसे ही सॉलिड ज्योमेट्री में भी जितने भी फिगर्स के बारे में आप स्टडी करते हो उसमें 3 डायमेंशन से ज्यादा आपको डायमेंशन नहीं मिलेंगे, उससे कम हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि स्फीयर में सिर्फ रेडियस ही होती है ना, क्यूब सिलेंडर में रेडियस और हाइट होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या है हमने पहले उसको समझा। बहुत ही इजी वे में समझने के लिए हमने ज्योमेट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, प्लेन ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री किस चीज को कहेंगे हम लोग भाई? जिसमें 2 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसको 2D ज्योमेट्री भी कहा जाता है क्योंकि 2 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल्स आपने लिखे और ये जितने भी एग्जांपल्स हैं इनमें सिर्फ 1 डायमेंशन होता है ना, और वो क्या होता है? लेंथ। सिर्फ लेंथ मेजर की जाती है इनकी, ना तो ब्रेथ होती है ना ही हाइट होती है। उसके बाद में एंगल और पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में आप जानते हैं ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारे फिगर्स आते हैं आपके। क्वाड्रिलेटरल को फिर फर्दर कैटेगराइज करते हैं। सर्किल 1 डायमेंशन है, इसमें रेडियस है। ठीक है, ये सारे फिगर्स आपके प्लेन फिगर्स कहे जाते हैं और ये जितने भी फिगर्स हैं इनको हम लोग सॉलिड फिगर्स बोलेंगे। दीज आर व्हाट? सॉलिड फिगर्स। तो आई होप आपको प्लेन ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री में डिफरेंस समझ में आया होगा। प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड फिगर्स क्या होते हैं, प्लेन ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, सॉलिड ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि पार्ट 1 में हम लोग पॉइंट से लेकर के और एंगल तक, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, ठीक है, इसके बाद में एंगल्स तक के कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक आप सभी लोग देखेंगे। और अगर लास्ट तक देखेंगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें हमने सिस्टमेटिक वे में अरेंज की हैं और कोई भी कंफ्यूजन आपको आगे नहीं रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉइंट से। यस, हम लोग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज हमारी क्या होगी? पॉइंट। तो क्या होता है पॉइंट? देखिए, अगर हम लोग डेफिनेशन के बेसिस पे इसको देखते हैं, डेफिनेशन के बेसिस पर अगर देखते हैं तो पॉइंट जो होता है वो एक अनडायमेंशनल क्वांटिटी है, या हम बोल सकते हैं अनडायमेंशनल एंटिटी है या क्वांटिटी है। ठीक है, जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन का मतलब पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेथ होती है, ना कोई हाइट होती है, इसको कोई मेजरमेंट इसका कुछ भी नहीं होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अनडायमेंशनल क्वांटिटी होने का मतलब है ना ही इसकी लेंथ होती है, ना ही इसकी ब्रेथ होती है और ना ही इसकी हाइट होती है। बस इसका जो यूज होता है वो क्या होता है? टू शो द पोजीशन। किसी भी चीज की पोजीशन, लोकेशन को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट का यूज करते हैं। आई होप इस पॉइंट को आप अपने माइंड में रखेंगे। इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद क्या है कि पॉइंट को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से। यस, ये डॉट आगे चल करके डेसिमल भी बनता है जाकर के, वो हम लोग डेसिमल एक प्रॉपर चैप्टर आता है आपके 5th 6th में, आप लोग पढ़ते हैं इसको। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमेशा इसको डिनोट जो किया जाता है, पॉइंट को हम लोग जो डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर। जब भी कहीं भी हम पॉइंट लिखते हैं तो उसको डिनोट करते हैं लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इस तरीके से हमेशा पॉइंट को एक कैपिटल लेटर से क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। वेरी गुड। तो डेफिनेशन क्या है? ये अनडायमेंशनल क्वांटिटी है, इसकी कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं होती है। किसी भी चीज की पोजीशन शो करने के लिए, लोकेशन दिखाने के लिए हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते लिखते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक डॉट से। और अगर कहीं पर भी हमको पॉइंट लिखना है तो उसको कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। यस। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आ रहा है इसका, वो है इसके टाइप्स।
कि पॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला तो हम सेगमेंट आपको बता रहे हैं जिसमें पॉइंट्स को हम दो पार्ट में लिख रहे हैं, एक तो कॉलिनियर पॉइंट और दूसरा नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। भाई साहब, कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये चीज आपको समझनी है। तो देखो, ऐसे पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल जाए। देखिए, दोज पॉइंट्स विच फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन बाय ज्वाइनिंग देम, दोज पॉइंट लाइक ए बी सी आर सम पॉइंट्स। और जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इट मींस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स इसके जस्ट अपोजिट हैं। जैसे हमने मान लिया 3 पॉइंट ले लिए और इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वी डोंट गेट एनी स्ट्रेट लाइन। तो दीज टाइप ऑफ पॉइंट्स आर नोन एज व्हाट? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। यस, ऐसे पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करने पर हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ध्यान रखेंगे। तो वेरी सिंपल, दोज पॉइंट्स विच फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन ऑन ज्वाइनिंग देम, जब उनको ज्वाइन किया जाए स्ट्रेट लाइन मिले तो कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं। और जिनको ज्वाइन करने पर स्ट्रेट लाइन हमको नहीं मिलती है वो सारे पॉइंट्स कौन से होते हैं? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद कुछ अनदर पॉइंट्स के भी, अनदर टाइप के भी पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम आपको बोले कोप्लैनर पॉइंट्स या नॉन कोप्लैनर पॉइंट्स। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बोथ टाइप्स ऑफ पॉइंट्स? कोप्लैनर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कोप्लैनर पॉइंट्स क्या होते हैं? तो कोप्लैनर पॉइंट्स उनको बोलते हैं विच लाई ऑन सेम प्लेन। प्लेन, यस, हवाई जहाज वाला नहीं, प्लेन बता रहे हैं अभी आपको क्या है, एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं है ये। और इसका जस्ट अपोजिट है विच डू नॉट लाई ऑन सेम प्लेन, जो एक प्लेन पर लाए ना करें, एक ही प्लेन पे। देखिए, प्लेन का मतलब जैसे हम आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, आई होप आप समझेंगे। सबसे पहले तो कोप्लैनर पॉइंट्स होते क्या हैं? ऐसे पॉइंट्स जो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं उनको कोप्लैनर पॉइंट्स बोलते हैं, और जो एक ही प्लेन पर लाई नहीं करते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? नॉन कोप्लैनर पॉइंट्स बोलेंगे। एग्जांपल समझिए जरा। जैसे मान लीजिए आपकी नोटबुक के 2 पेजेस हैं, हमने 2 पेजेस ड्रॉ कर लिए, बना दिए। जैसे एक पहला पेज हो गया, ये पेज 2 हो गया। सपोज दिस इज अ फर्स्ट प्लेन एंड दिस इज अ सेकेंड प्लेन। इस पे हमने 2 पॉइंट बनाए, एक पॉइंट ए बनाया और ये पॉइंट बी बनाया। यहां इस पेज पर हमने 2 पॉइंट लिख दिए, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। तो देखो, ए कॉमा बी एंड पी कॉमा क्यू, ये किस तरह के पॉइंट्स हो गए हैं? दीज आर कोप्लैनर पॉइंट्स। क्यों? ए कॉमा बी बोथ पॉइंट्स लाई ऑन प्लेन 1, दिस इज प्लेन 1, ठीक है, दिस इज प्लेन 2। तो ए कॉमा बी बोथ पॉइंट्स लाई ऑन सेम प्लेन, P and Q also both points lie on same plane. That's why both sets of points are known as what? Coplanar points. अब यही अगर हम लोग बात करते हैं A and P, these are, या हम बोल सकते हैं B and Q, these are non coplanar points because A and P and B and Q lie on different plane. तो hopefully पॉइंट्स का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? लाइन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन का पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो यस, अब हम लोग जा रहे हैं लाइंस के, करेंगे किसके बारे में? लाइन। ओके, तो देखिए, लाइन के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन अगर आप हम लोग देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के हेल्प से हम क्या करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, 3 से 4 पॉइंट रहने वाले हैं और उन पॉइंट्स की हेल्प से ही हम लोग क्या करेंगे? लाइन, रे और लाइन सेगमेंट का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, है ना। और ये पॉइंट्स ही आपको याद रखने हैं। जब भी आप कभी लाइन को डिफाइन करेंगे या रे या लाइन सेगमेंट को डिफाइन करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स यू विल डिफाइन ऑल द 3 थिंग्स। तो फर्स्ट लाइन क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है लाइन के बारे में? तो देखिए, पहला तो यह है कि लाइन को हम क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ से जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। अ लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड एंडलेसली फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। दोनों तरफ से जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं। देखिए, हमने इसको यहां पर इसीलिए बना दिया है पहले, जिससे इसको देख करके आप समझ पाए।
ये दोनों तरफ एरो लगने का मतलब यही है कि आप लाइन को इधर से भी जितना चाहो उतना इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इधर से भी जितना चाहो उतना क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अबाउट द लाइन इज अ लाइन कैन प्रोड्यूस्ड can be produced endlessly, जिसका कोई एंड ना हो, फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, ना दोनों तरफ से, इधर से भी जितना चाहो बढ़ा सकते हैं, इधर से भी जितना चाहो बढ़ा सकते हैं। अब इस पॉइंट को पढ़ने के बाद में एक चीज तो आपको समझ में आ गई है कि अगर दोनों तरफ से जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है, इसकी लेंथ डेफिनेट नहीं होती है। यस, तो सेकेंड पॉइंट आपका ये बन जाएगा, इट हैज नॉट फिक्स्ड लेंथ, इसकी कोई लेंथ फिक्स नहीं होती है, डेफिनेट नहीं होती है। और भाई साहब दोनों तरफ से जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि इट हैज नो एंड पॉइंट्स। जब ये कहीं एंड होगा ही नहीं तो इसके एंड पॉइंट्स क्या ही होंगे, कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। इसके बाद फोर्थ और आप एक चीज याद रखेंगे कि लाइन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जैसे इट इज रिप्रेजेंटेड, जैसे ऊपर जो लाइन आपने बनाई है, जैसे बी ए लाइन है, तो इसको अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, बी ए लिखेंगे और इसके ऊपर एक लाइन खींचकर दोनों तरफ एरो लगा देंगे। अगर सिर्फ इतना देखें आप और इसको देख करके ही आपको पता चलना चाहिए कि बी ए क्या है, लाइन है, लाइन सेगमेंट है या रे है। तो दोनों तरफ एरो लगा है बी ए के ऊपर, इट मींस बी ए इज व्हाट, बी ए इज अ लाइन। ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए बात कर रहे हैं हम लोग लाइन के टाइप्स के बारे में। तो हमने बताया था कि लाइन के जब हम टाइप्स करेंगे तो दो तरह के टाइप्स हम लोग बोलेंगे। एक तो अगर किसी भी प्लेन पर हम लोग सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं तो किस किस तरह की लाइनें आपको मिलती है। तो देखिए आर्ट में तो कई तरह की लाइनें होती हैं, लेकिन मैथ्स में आपके कौन कौन सी लाइनें ज्यादातर जिसका यूज किया जाता है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो स्ट्रेट लाइन, a straight line from extreme left to extreme right, यानी एक स्ट्रेट लाइन जो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। देखिए ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन क्यों बोला गया है, आप इसको समझने के लिए आप ये भी बोल सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरह की डायरेक्शन से ये समझ में आ जाएगा कि यस ये जो लाइन होगी वही आपकी कौन सी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। यस, तो दिस इज व्हाट, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट इज वर्टिकल लाइन। देखिए कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में। तो अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ये सिर्फ और सिर्फ आपको लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होती है इसको समझने के लिए आपको बताया जा रहा है। लाइक दिस इज व्हाट, दिस इज वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट आता है स्लैंट, इसको स्लैंट लाइन भी बोल सकते हैं, इसको डायगोनल लाइन भी बोल सकते हैं, इसको ऑब्लिक लाइन भी बोल सकते हैं, और ये इस तरीके की थोड़ा तिरछी लाइन बनती है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन सीधा एकदम स्ट्रेट, जैसे मान लीजिए कोई पोल है ना, तो पोल का अगर कोई एज आप देखेंगे तो वो आपका कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा, है ना। और ये आपकी इस तरीके की डायगोनल लाइन है या स्लैंट लाइन है। नेक्स्ट आता है आपका कर्व लाइन। तो कर्व लाइन क्या होगी, कर्व लाइन में हम लोग बोल सकते हैं इस तरीके की लाइन जो होगी वो क्या होगी, आपकी कर्व लाइन। देखिए इसके बाद हमने बताया आर्ट में आपकी बहुत सारी लाइंस होती हैं, जैसे डॉटेड लाइन भी होती है, डैश लाइन भी होता है, स्पाइरल लाइन भी होता है, ठीक है, जिगजैग लाइन होता है, ऐसे बहुत सारी लाइंस होती हैं जिन्हें जब आप आर्ट्स में पढ़ेंगे, आर्ट में, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, पेयर ऑफ लाइन। यानी अगर किसी भी प्लेन पर दो लाइनें एक साथ आप ड्रॉ करते हैं तो किस तरह की लाइनें मिलने वाली हैं। तो देखिए दो ही केस होंगे, या तो वो दोनों लाइनें जब इंक्रीज की जाएं, हो सकता है कि मान लीजिए जब ड्रॉ की गई है तब वो इंटरसेक्ट ना कर रही हो, लेकिन आपको पता है लाइन की प्रॉपर्टी क्या है कि उसको बोथ डायरेक्शन से एंडलेसली इंक्रीज किया जा सकता है, तो इंक्रीज करने पर वो इंटरसेक्ट कर दे, है ना। तो जब भी आप दो लाइनें किसी प्लेन पर ड्रॉ करेंगे तो वो दो लाइनें या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या फिर ऑब्वियस है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो वो
अगर कोई भी दो लाइनें किसी प्लेन पर आप ड्रॉ करते हो और वो किसी एक पॉइंट से होकर के जाती हैं, एक ही पॉइंट से दोनों लाइनें जाएं, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी, और अदरवाइज किस तरह की लाइनें होंगी? वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। यस, देखिए हमने आपको बताया इंटरसेक्टिंग लाइंस और दूसरा नॉन इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग का मतलब, जैसे मान लीजिए ये लाइन आपने ड्रॉ की और दूसरी लाइन मान लीजिए आपने इस तरीके की ड्रॉ कर दी, तो बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग बिकॉज बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। अच्छा, अब इसके एग्जांपल में ऐसा भी एग्जांपल आपको मिल सकता है, मान लीजिए एक लाइन इस तरीके की बनी है और एक लाइन इस तरीके की बनी है। अभी देखने में तो ये नहीं लग रहा है कि ये इंटरसेक्टिंग है, बट व्हेन यू विल प्रोड्यूस बोथ लाइंस from any one direction, from this direction, then you can see that both lines will intersect further। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी जाकर के, और अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। अब आप एक चीज और समझिएगा, इसी इंटरसेक्टिंग लाइन में कॉन्सेप्ट बनकर के आता है किसका? परपेंडिकुलर लाइन का। किसका बन के आता है? परपेंडिकुलर। तो देखिए, सच टाइप ऑफ टू लाइंस which are making 90-degree angle on each other, these lines are known as what? Perpendicular lines। तो देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही एक स्पेशल केस होता है परपेंडिकुलर लाइंस। तो सच टाइप ऑफ टू लाइंस विच मेक्स 90 डिग्री एंगल, अब ये एंगल 90 डिग्री क्या है आगे हम लोग भी पढ़ेंगे, तो अगर 90 डिग्री का एंगल दो लाइंस बना रही हैं तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस ही आपकी क्या बनती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस बनती हैं, ध्यान रखना। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, उन लाइंस को हम लोग फर्दर क्या कहेंगे जाकर के? पैरेलल लाइंस कहेंगे। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। ठीक है, क्या होता है पैरेलल लाइंस भाई साहब? इस तरीके की दो लाइनें जो, देखिए पैरेलल लाइंस की अगर डेफिनेशन आप लोग समझेंगे तो सच टाइप ऑफ लाइंस विच नेवर मीट ईच अदर ऑन प्रोड्यूसिंग फ्रॉम एनी डायरेक्शन। ऐसी दो लाइनें जिनको किसी भी डायरेक्शन से चाहे जितना बढ़ाओ और वो आपस में कभी भी ना मिले, उन लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं, है ना। पैरेलल लाइंस के डेफिनेशन पे अगर हम लोग बोलेंगे तो ऐसे कह सकते हैं कि विच नेवर मीट ईच अदर। अब थोड़ा सा इतना भी समझ लो, अगर ये बात लिख देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ऑन प्रोड्यूसिंग फ्रॉम एनी डायरेक्शन। ठीक है, पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस which never meet each other on producing from any direction endlessly। ऐसी लाइनें जिनको दोनों तरफ से जितना चाहो उतना बढ़ाओ और आपस में कभी भी ना मिले, उनको हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस कहेंगे। तो दिस वाज होल कॉन्सेप्ट अबाउट द लाइन। सबसे पहले लाइन को दोनों तरफ से जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं, इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? टाइप्स में सिंगल टाइप्स की लाइंस जो है ये थोड़ा सा याद रखेंगे। पेयर में इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या किसी एक कॉमन पॉइंट से होकर के जाएं। ठीक है, इसी का स्पेशल केस होता है परपेंडिकुलर लाइन, ऐसी लाइंस जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जो इंटरसेक्ट ना करें, और अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं प्रोड्यूस करने पर, तो इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। उसकी भी हमने डेफिनेशन लिख दी है। इसके बाद हमने आपसे कहा था कि पैरेलल लाइंस को जब एक कोई लाइन कट करती है जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करने वाली जो लाइन होती है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो ये कोई स्पेशल टाइप की लाइन नहीं है, पैरेलल लाइंस के बिहाफ पर इसको एक नया नाम दे दिया जाता है। बाकी ये आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी हो सकती है और डायगोनल लाइन भी हो सकती है, लेकिन जब पैरेलल लाइन के साथ में इसको पढ़ते हैं तो इसको एक नया नाम देते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। अब हमने आपको ये बताया था कि व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, देन सम एंगल्स आर फॉर्म्ड एंड आई विल टेल यू व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन दोज एंगल्स। तो उसको हम जब एंगल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे होंगे और जब पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम सारे एंगल्स के बारे में बात करेंगे। यस, तो ये लाइन का कॉन्सेप्ट हुआ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? रे के बारे में। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? रे के बारे में। देखिए, रे के बारे में अगर हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं अगर, तो पहला पॉइंट इसका ये बन के आएगा
कि देखिए हमने डायग्राम जो बनाया है, इस डायग्राम को देख करके आप समझ सकते हैं कि रे को एक डायरेक्शन से आप जितना चाहो उतना क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। रे क्या है, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन डायरेक्शन बट एंडलेसली। भले ही एक ही तरफ से इसको हम क्या कर पाए, बढ़ा पाए, लेकिन इसको भी हम जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक ही साइड से बढ़ा सकते हैं। तो भले ही एक साइड से आप बढ़ा पाए, लेकिन अगर इनफाइनाइटली आप बढ़ा पा रहे हैं तो इसका मतलब इसकी भी लेंथ फिक्स नहीं होती है। इट हैज नॉट फिक्स्ड लेंथ, इसकी भी लेंथ फिक्स नहीं होती है। और अगर हम लोग बात करते हैं एंड पॉइंट्स की, तो एक ही पॉइंट इसका एंड होता है जहां से ये ओरिजिनेट होती है। आप सन रे का एग्जांपल ले सकते हैं। सन रे, देखो रे जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो सन से निकलती है, तो सन से निकल रही है, तो मतलब सन इसका एक पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट हो गया या इनिशियल पॉइंट हो गया। और फिर सन से लेकर के अर्थ तक आ जा रही है, इतनी लंबी डिस्टेंस कवर कर ली है। अर्थ और भी अगर नीचे होती तो और भी जो है लंबी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेती, तो एक डायरेक्शन से बहुत आगे तक जा सकती है। तो ओनली वन पॉइंट, एंड पॉइंट, इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट, सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है रे में। इसके बाद में फोर्थ क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, जैसे मान लीजिए ये ए बी रे है, तो ए बी के ऊपर इस तरीके का क्या करते हैं, एरो बना देते हैं। रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस जरूर याद रखें। जब लाइन को हमने रिप्रेजेंट किया था तो उसके ऊपर जो लाइन खींची थी उसमें दोनों तरफ एरो लगाया था। रे में हमने जो ऊपर लाइन खींची है उसमें सिर्फ एक तरफ एरो लगाया है, मतलब इसको एक डायरेक्शन से क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं किसके बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में। यस, लाइन सेगमेंट। देखिए जैसा कि ये नाम है लाइन सेगमेंट, यानी लाइन का कोई सेगमेंट, सेगमेंट मींस होता है पार्ट, लाइन का ही कोई पार्ट ले लीजिए आप, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी एक लाइन रही होगी और उसके एक पार्ट को हमने ले लिया। अब अगर किसी लाइन का अगर हम पार्ट लेंगे तो डेफिनेटली उसके एंड पॉइंट होंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई लाइन है और इसका कोई छोटा सा पार्ट हम यहां से यहां तक ले लेते हैं, इतना पार्ट अगर हम ले लेते हैं तो इट विल कॉल्ड व्हाट, लाइन सेगमेंट। यस, तो इसके अगर हम डिफाइन करते हैं तो देखिए पहली चीज तो ये है कि इसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, पहली तो चीज ये हो गई, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। सेकेंड ये हो गया, अगर प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है तो इसका मतलब इसकी लेंथ फिक्स होती है, इट हैज फिक्स्ड लेंथ। यस, इसकी लेंथ फिक्स होती है, और लेंथ फिक्स होने का मतलब इसके एंड पॉइंट्स भी होते हैं। इट हैज टू एंड पॉइंट्स या बोथ एंड पॉइंट्स। और भाई साहब इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं हम लोग, वो जैसे मान लीजिए ए बी लाइन सेगमेंट है तो ए बी के ऊपर सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो लाइन में दोनों तरफ क्या किया जाता है, लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर जो लाइन खींचते हैं उसमें दोनों तरफ एरो लगता है। रे में एक तरफ एरो लगता है और लाइन सेगमेंट में एक भी तरफ एरो नहीं लगता है। तो दिस वाज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। अब ये सब चीजें मिलकर के जो है, देखिए ज्योमेट्री की शुरुआत हम यहीं से मानते हैं, पॉइंट से, और ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब इन सब चीजों को मर्ज करके जो एक नई चीज बनकर के आती है वो आता है एंगल। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एंगल। एंगल समझते हैं और उसके तो अब हम लोग देखेंगे एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स, देखिए एंगल्स जब आप लोअर क्लासेस में होते हैं तो एंगल्स को डिफाइन करने का एक बहुत ही इजी मेथड होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन किया जाता है। और जब हायर क्लासेस में आप जाएंगे जैसे क्लास 11th में, तो वहां एंगल को डिफाइन करने का एक अलग मेथड होता है। तो देखिए एंगल कब बनता है, मीन आप ये देखिएगा, तो एन एंगल इज फॉर्म्ड when two rays या लाइन सेगमेंट मीट एट अ पॉइंट। एंगल कब बनता है, जब कोई भी दो रेज या लाइन सेगमेंट आपस में क्या करते हैं, मीट करते हैं, तब एंगल बनता है। यस, लोअर क्लास में तो जब आप 5th 6th में पढ़ते हैं तो आपको तब यही बताया जाता है कि व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट देन एंगल इज फॉर्म्ड। हम बता रहे हैं, देखिए कैसे रेज मीट करते हैं तब एंगल बनता है, और लाइन कैसे इंटरसेक्ट करते हैं तब एंगल बनता है, और लाइन सेगमेंट जब मीट करते हैं एक पॉइंट पर तो कैसे एंगल बनता है। जैसे मान लीजिए रे के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, रे,
तो देखिए जैसे मान लीजिए दो रेज हैं, एक ये ओ ए रे मान लीजिए है और दूसरी रे है ओ बी। तो ओ ए रे और ओ बी रे दोनों रेज जब पॉइंट ओ पर मीट करे हैं तब जाकर के ये वाला एंगल बना है। ठीक है, ये तो रे की कंडीशन हो गई। हमने कहा कि लाइन, तो यस जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सपोज दिस इज ए बी लाइन, दिस इज ए बी लाइन एंड दिस इज अनदर लाइन दैट इज पी क्यू लाइन। तो ये दोनों लाइनें ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या बोले तो बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट ओ, देन एंगल इज फॉर्म्ड। एक ये वाला एंगल बन रहा है, कि ये बन रहा है, कि ये एंगल बन रहा है, कि ये एंगल बन रहा है। यस, लाइन सेगमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए एक हमने पॉलीगॉन ले लिया दैट इज नोन एज ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में देखिए ए बी बी सी ए सी, all the three are what? Line segments. When AB and AC meet a point A, then this angle is formed. When AB and BC line segment meets point B, then this angle is formed. When BC and AC line segment meets this point, then this angle is formed. तो यस, लोअर क्लासेस में आपको बेसिक जो डेफिनेशन बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि टू रेज जब एक पॉइंट पर मीट करते हैं तब एक एंगल बनता है। बाकी एंगल देखो यहां पर भी बन रहे हैं और यहां पर भी बन रहे हैं। चलिए इसी को आगे हम क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो एंगल का सिंबल होता है वो क्या होता है। इस तरीके से हम लोग, जैसे ये बड़ा, इसी का बहुत ही शॉर्ट हमने बना दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल। इसके बाद में अगर इस एंगल्स में हम लोग आर्म्स फाइंड करें या आर्म्स बताएं तो क्या होंगे, तो ओ ए एंड ओ बी बोथ आर रेज, तो हम इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, एरो लगा देंगे, तो ओ ए एंड ओ बी बोथ आर द आर्म्स ऑफ दिस एंगल। नेक्स्ट वर्टेक्स, वर्टेक्स इसको बोलते हैं जिस पॉइंट पर रेज मीट करते हैं या लाइन सेगमेंट मीट करते हैं, तो ओ इज व्हाट, द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल। इसके बाद भाई साहब नेमिंग कैसे करेंगे इसकी, नेमिंग, तो नेमिंग करने के लिए देखो हम इस एंगल को नाम लिखेंगे, तो दिस इज एंगल ए ओ बी। यस, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल बी ओ ए। और भी हम बोल सकते हैं, इसी को हम एंगल ओ भी लिख सकते हैं। और जो बहुत ही ज्यादा आलस भरा हुआ है बॉडी में, तो इस तरीके से हम कोई भी एक लेटर नाम बोल दे देते हैं डिजिट से या किसी से, तो उसको भी। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे कि हम किसी भी एंगल को नाम देते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखना है कि सेंटर में हमेशा वर्टेक्स रहता है। सेंटर में क्या रहता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स इंपॉर्टेंट है, कहीं भाग ना जाए, चुरा ना ले जाए कोई, इसलिए उसे बीच में दबा के रखा जाता है ना। ध्यान रखना, ये जो साइड्स में आपको ए और बी दिए हैं, इट कैन बी इंटरचेंज, बट जो वर्टेक्स होगा इट विल ऑलवेज इन द सेंटर, हमेशा कहां रहेगा, सेंटर में। आप देख सकते हो एओबी में जो ओ है वर्टेक्स वो सेंटर में है, यहां पर भी सेंटर में है। तो यस, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद एंगल को मेजर करने का जो यूनिट होता है, एंगल को हम लोग जो मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। और भी कोई यूनिट होता है एंगल को मेजर करने का, डिग्री तो आपने जान लिया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री, ऑल दीज आर व्हाट, द यूनिट्स ऑफ एंगल। कोई दूसरा भी होता है, यस होता है, क्या होता है, रेडियन। अब ये रेडियन क्या होता है, ठीक है, ये क्लास 11th में ही आप लोग सीखेंगे, और वहां ये भी सीखेंगे कि अगर कोई एंगल डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अगर कोई, इफ एनी एंगल इज गिवन इन रेडियन, देन व्हाट इज द प्रोसेस टू चेंज इनटू डिग्री। डिग्री को रेडियन में चेंज करना और रेडियन को डिग्री में चेंज करने का भी प्रोसेस क्लास 11th में आपको बताया जाता है। एक चीज और हमने आपसे कही थी कि एंगल पॉजिटिव और निगेटिव भी होते हैं, तो थोड़ा सा हम आपको देखो बता देते हैं, बाकी डिटेल्ड जो है आप क्लास 11th में ही सीखेंगे। तो 11th में थोड़ा इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए ये कोई रोटेटिंग रे है, दिस इज व्हाट, रोटेटिंग रे, और ये अभी हमने क्या कर दिया, इसको इमेजिनरी रे बोल दिया या फिक्स्ड रे बोल दिया, और इसको हम रोटेट कर रहे हैं। तो ये दो डायरेक्शन में रोटेट हो सकती है। एक तो दिस डायरेक्शन इज नोन एंटी क्लॉकवाइज, नॉट दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस जिस डायरेक्शन में क्लॉक की हैंड्स मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में अगर ये रोटेट होती है, जैसे ये रे है और इस तरीके से अगर रोटेट होती है, तो दिस इज रोटेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। ठीक है, if this ray is rotating in the direction of clockwise, then negative angle will form.
कैसे एंगल बनेंगे, मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री का है अगर, तो ये -60 डिग्री बोला जाएगा। और इफ दिस रे इज रोटेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, यानी हैंड्स इस तरीके से चलते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर इस रे को हम रोटेट करवाते हैं इस डायरेक्शन में, जो कि कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेंगे वो कब बनेंगे, पॉजिटिव डिग्री बनेंगे। तो यस, ये 11th में सिखाया जाता है और नेगेटिव एंगल्स की वैल्यू निकालना, सारी चीजें आपको 11th में बताई जाती है। तो एंगल कब बनता है, जब कोई दो रेज लाइन या लाइन सेगमेंट मीट करते हैं। किसी भी लाइन में एंगल का सिंबल क्या होता है, आर्म्स क्या होते हैं, वर्टेक्स नेमिंग कैसे करते हैं, और ध्यान रखना इसको रीड और राइट कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए ये सिर्फ लिखा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल AOB, यानी दिस इज द साइन ऑफ एंगल AOB। और यूनिट क्या होता है, डिग्री में भी एंगल को मेजर किया जाता है, रेडियन में भी किया जाता है, ये सारी चीजें आप हायर क्लासेस में देखेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, एंगल। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स के बारे में कि एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। यस, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंगल एंगल की, और उसके बाद में पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल। देखिए, सिंगल एंगल का मतलब, सबसे पहला जो सिंगल एंगल होता है दैट इज एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। तो मान लीजिए लेट एक्स बी एनी एंगल, एक्स कोई भी एक एंगल है, और अगर ये एक्स 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो ये वाला एंगल कौन सा कहलाएगा, एक्यूट एंगल। यानी एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं, ऐसे एंगल्स जो 0 से बड़े हों और 90 से छोटे हों, उन एंगल्स को क्या कहा जाएगा, एक्यूट एंगल कहा जाएगा। जैसे 1 डिग्री हो गया, है ना, इसके बाद 60 डिग्री हो गया और 89 डिग्री हो गया। तो ऑल दीज एंगल आर व्हाट, एक्यूट एंगल्स। इसके बाद दूसरा होता है राइट एंगल। भाई साहब, अगर इस x की वैल्यू डायरेक्ट 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री के इक्वल हो जाती है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। तीसरा होगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होंगे, ऐसे एंगल्स जो 90 से ग्रेटर होते हों और 180 से लेस देन। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज व्हाट, ऑब्ट्यूस एंगल। तो यस, कोई भी ऐसा एंगल जो 90 से तो बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 91 डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, इसके बाद में 179 डिग्री हो गया। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद भाई साहब कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन से होंगे, ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का हो, वो आपका स्ट्रेट एंगल होगा। यस, राइट, सिमिलरली राइट एंगल। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल। तो एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, यानी एक ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ध्यान रखेंगे इस चीज को, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे 181 एंड 270 डिग्री एंड 359 डिग्री, ऑल दीज आर व्हाट, द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। सिक्स्थ आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल अगेन लाइक राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अगर 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, एग्जैक्ट 360 के इक्वल का एंगल जो होगा वो कंप्लीट एंगल होगा। और इसके बाद लास्ट में हम लोग बोल सकते हैं जीरो एंगल, और जीरो एंगल का मतलब 0 डिग्री। इफ अभी हमने जो आपको रेस बताए थे, इमेजिनरी रे और रोटेटिंग रे कॉन्साइड कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, मान लीजिए ये इमेजिनरी रे है और यही आपकी क्या बन जाए, रोटेटिंग रे बन जाए, तो कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। जैसे कोई भी दो रे हैं, अगर वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, मतलब ओवरलैप कर जाते हैं, तो कॉन्साइड करना कहलाता है, और वहां पर एंगल जो बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का बनता है। यस, तो
सिंगल एंगल्स में कौन कौन से हैं? एक तो एक्यूट एंगल हो गया, 0 से बड़ा, 90 से छोटा। राइट, 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 0 से बड़ा, 90 से छोटा। वो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 90 से बड़ा, 180 से छोटा। इसके बाद स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 180 से बड़ा, 360 से छोटा। कंप्लीट एंगल क्या होगा? 360 डिग्री का होगा। और इसके बाद जीरो एंगल। यस, इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं पेयर ऑफ एंगल। तो पेयर ऑफ एंगल में आप देखिए भाई साहब, पहला आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कौन से एंगल्स? देखो यहां पर दो एंगल्स एक साथ डिफाइन होंगे। यहां एक ही एंगल सिंगल एंगल डिफाइन होता है, इसलिए हमने सिंगल एंगल बोला है। और यहां दो एंगल्स एक साथ किसी पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन करेंगे, इसलिए यहां पर हम बोल रहे हैं पेयर ऑफ एंगल्स। तो पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं? तो देखिए, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट, यानी टू एंगल्स आर said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको क्या कहा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 degree and 60 degree both are complementary angles. Why? When you will add 30 and 60, what you will get? You will get 90 degree. That's why 30 and 60 degree angles are called what? Complementary angle. But what important point is what? Important point is this: if any angle is given and you have to find the complement of given angle, then how will you find? So listen, if any angle is given, if you want to find the complementary of given angle, then what you will do? You will subtract the given angle from 90 degree. Like if I ask to you what is the complementary angle of 30 degree, what will you do? You will subtract 30 from 90. When you will subtract 30 from 90, what you will get? You will get what? 60. It means 60 is the complement of 30 and vice versa, 30 is the complement of 60. Right? Yes. Another type of pair of angle is what? Supplementary. इसी का भाई बड़ा भाई है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। इफ देयर सम इज 180 डिग्री, ठीक है। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज व्हाट? 180 डिग्री। यस, तो फॉर एग्जांपल 80 डिग्री and 100 degree. Both are supplementary angles. Why? Because when you will add 80 and 100, you will get what? 180 degree. Yes. इसके तरीके से यहां पर भी अगर कोई एंगल दिया गया है और उसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो आप क्या करेंगे? 180 से माइनस करेंगे। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं कि 80 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप 80 को 180 से माइनस करोगे और क्या मिलेगा आपको? 100। 100 क्या कहा जाएगा? 100 80 का सप्लीमेंट कहलाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको बताओ, क्या कोई ऐसा एंगल होता है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता हो? बताइए जल्दी से। नेम द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड ऑल्सो नेम एन एंगल विच इज इक्वल इट्स सप्लीमेंट। जल्दी बताइए, जल्दी। यस, 45। 45 इज एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर आप 45 का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालते हो तो 45 को जब आप 90 से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 45 मिलेगा। एंड हियर 90 डिग्री, ठीक है। 90 का अगर आप सप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? When you will subtract 90 from 180, you will get what? 90 degree. It means 90 is such type of an angle which is equal to its supplement. तो ये कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट्री ये दो पेयर ऑफ एंगल हो गए। इसके आगे के जो पेयर्स ऑफ एंगल्स होते हैं अब हम लोग उनके बारे में देखें। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स को देखने के बाद में पेयर्स ऑफ एंगल्स का जो अनदर टाइप होता है दैट इज व्हाट? एडजेसेंट एंगल। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट एडजेसेंट एंगल। तो व्हाट इज एडजेसेंट एंगल्स? तो देखिए, कोई भी दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल तब कहे जाते हैं जब उन एंगल्स का या तो एक वर्टेक्स कॉमन हो या कोई साइड आर्म कॉमन हो। Two angles are said to be adjacent angles if they have either one common vertex or one common arm. Yes, एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। देखिए, two angles are said to be
adjacent angle if they have पहला a common vertex, या फिर हम कह सकते हैं a and common arm. लाइक देखिए एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं जिसमें ये दोनों ही चीजें क्लियर हो जाएगी. सपोज OA एंड OB बोथ आर रेज. ठीक है, एक रे और हमने बना दी OC. तो OA, OB and OC both are rays, all the three are rays, and you can see that there are two angles, angle AOC and angle BOC. Angle AOC and angle BOC both are adjacent angle. Why? Because this is common vertex and this is common arm. कैसे? देखो एंगल AOC में भी O वर्टेक्स आ रहा है और BOC में भी O वर्टेक्स आ रहा है, राइट? यस. और आर्म में भी देख लेंगे, AOC में भी OC इंक्लूड हो रहा है और BOC में भी इंक्लूड हो रहा है. तो ये क्या हो गए आपके एंगल AOC एंड एंगल BOC आर कैसे एंगल? एडजेसेंट एंगल. ठीक है, ये कैसे एंगल हो गए? एडजेसेंट एंगल. व्हाट अबाउट OA एंड OB? दीज आर कॉल्ड व्हाट? नॉन कॉमन आर्म्स. नॉन कॉमन आर्म्स. यस. इसी का अच्छा देखिए एडजेसेंट एंगल का ही एक अच्छा वर्जन होता है. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर ऑफ एंगल देखो लीनियर लाइन से बना है, तो एडजेसेंट एंगल ही एक लीनियर पेयर एंगल बनता है. कैसे बनता है? जब किसी भी एडजेसेंट एंगल की जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं. ठीक है, and adjacent angle is said to be linear pair of angle if their non-common arms forms a straight line. देखिए, an adjacent angle is said to be linear pair of angle if their non-common arms form a straight line. Yes. ये दोनों है, इसको पकड़ के ऐसे खींच दो, इसको इधर खींच दो, इसको इधर खींच दो. जैसे मान लीजिए यहाँ पर O वर्टेक्स है तो OA जो लाइन थी उसको उधर हमने सीधा कर दिया इस तरीके से, ये OA हो गया. इधर तो हमारा OB था ही. ठीक है, और ये OC है लाइन जो इस तरीके से है. तो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, एंड ऑन विच OC रे स्टैंड. तो हमने बताया लीनियर पेयर ऑफ एंगल कब बनता है? जब किसी भी एडजेसेंट एंगल की जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, तो एडजेसेंट लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनता है. बाकी बहुत सिंपल तरीके से समझने के लिए ये भी समझते हैं कि किसी स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल जो होते हैं वो लीनियर पेयर एंगल होते हैं. और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो क्या है लीनियर पेयर की? कि दे आर सप्लीमेंट. दे आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का मतलब इन एंगल्स का सम जो होता है एंगल AOC प्लस एंगल BOC वो कितना होता है भाई साहब? 180 डिग्री होता है. ये याद रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है. इसी से क्वेश्चन करने हैं आपको. इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल ये क्या होते हैं? तो व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस passes through a common point, then two pair of opposite angle forms known as vertically opposite angles. Like this is AB line, this is PQ line, and both are passing a common point, that is O. And here two pairs of opposite angle, first pair and this is second pair is formed, and both pair will known as what? Vertically opposite angles. So here first pair is what? पहला पेयर जो है आपका वो कौन सा है? फर्स्ट पेयर है एंगल AOP, एंगल AOP, एंड सेकेंड इसी का BOQ. और सेकेंड पेयर जो है अपोजिट एंगल का वो क्या है? एंगल AOQ एंड एंगल BOP. तो जब कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस एक ही पॉइंट से पास होते हैं तो दो पेयर बनते हैं अपोजिट एंगल्स के आमने सामने. जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं. और इनका जो इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब प्रॉपर्टी वो क्या होता है? वो ये है कि ये इक्वल होते हैं. दे आर इक्वल. मतलब अगर ये भाई साहब 70 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? यस 70 डिग्री का होगा. अगर ये 110 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 110 डिग्री का होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 7 के लिए भी. 8 9 7 से अब आगे
सारी क्लासेस में ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, और यही सब चीजें हमको आगे चल करके प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं अगर इनको अच्छे से नहीं समझा गया है तो। यस, अब हम लोग देखिए पेयर ऑफ एंगल्स में सारी बात हो गई है। अब पेयर्स ऑफ एंगल्स में हम लोग किन एंगल्स के बारे में बात करेंगे जाकर के, जब किन्हीं दो ट्रांसवर्सल लाइन को, किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो वहां पर करेस्पॉन्डिंग एंगल को इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मतलब पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का केस हम लोग देख लेते हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 7th में, क्लास 9th में लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में उसका बहुत यूज होता है। तो यस, हम लोग बात करते हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्स के बारे में। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। देखिए, हम आपको पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं, ऐसी दो लाइंस जिनको किसी भी डायरेक्शन से जितना चाहो उतना पढ़ाओ और आपस में कभी भी ना मिले, उनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। और उन्हीं पैरेलल लाइंस को जब कोई एक लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। कैसे? ऐसे, सपोज ए बी एंड पी क्यू, this is AB and this is PQ, both are lines, parallel lines, and this is another line which intersecting both lines at distinct points, that's why this is known as what, transversal line. So AB and PQ are transversal line because when you will produce both lines from any direction it will never meet to each other, and this line is intersecting both lines at distinct points, that's why this is a transversal line. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कितने एंगल्स बनते हैं, टोटल एंगल्स कितने बनते हैं। तो टोटल फॉर्म्ड एंगल्स जो है वो कितने हैं भाई साहब, 8। कहां है, आओ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एंगल्स हो गए, 8 एंगल्स। अब इन 8 एंगल्स में देखिए, पहले तो हम इन 8 एंगल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का मतलब, अगर यहां पर भाई बक्से लगा दिए जाएं, दरवाजे लगा दिए जाएं, तो कौन से एंगल्स हैं जो यहां से भाग नहीं पाएंगे, जल्दी बताओ कौन से एंगल्स हैं जो भाग नहीं पाएंगे, बंद हो गए हैं, बिल्कुल अंदर हो गए हैं। यस, कौन कौन सा, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। इसके बाद में जितने भी एंगल्स बचे हैं दैट इज व्हाट, एक्सटीरियर एंगल्स। वो सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। तो यस, तो सबसे पहले तो हमने ये समझा कि जब किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो टोटल एंगल कितने बनते हैं, 8 बनते हैं, जिसमें से कौन से इंटीरियर होते हैं, कौन से एक्सटीरियर होते हैं। अब ये जितने भी एंगल्स हैं ये एक दूसरे से पर्टिकुलर किसी रिलेशन से भी जो है लिंक्ड होते हैं। वो क्या रिलेशन है, तो लिखते हैं पहले, रिलेशन बिटवीन, ये शॉर्ट फॉर्म बिटवीन लिखा है, आप जानते हैं, बिटवीन दीज एंगल्स। ये जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है वो देखिए। तो पहला तो रिलेशन जो हम आपको बता रहे हैं दैट इज व्हाट, करेस्पॉन्डिंग एंगल। विच टाइप ऑफ एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कैसे पहचानेंगे आप इनमें कौन से एंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो देखिए, वर्ड याद रखना आप, सेम पोजीशन। मान लीजिए ऊपर और नीचे दो घर हैं, एक ये घर है और एक ये घर है। इस घर में और इस घर में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सेम पोजीशन पे हैं, जैसे इस घर में 1 जहां पे है, 5 इस घर में उसी जगह पर है। तो इसका मतलब कौन कौन से पेयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बनेंगे इसमें, एंगल 1, एंगल 5, यस, एंगल 1, एंगल 5। सेकेंड पेयर बताओ जल्दी से, एंगल 2, एंगल 6। नेक्स्ट पेयर एंगल 3, एंगल 6। नेक्स्ट एंगल 4 और एंगल 8, राइट, यस। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ये है कि दे आर इक्वल। ये आपस में कैसे होते हैं, इक्वल, यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का होगा। ये अगर 100 डिग्री का है, 3 अगर 100 डिग्री का है तो 7 में कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए हैं। जब किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो जो सेम पोजीशन पर एंगल बने होते हैं उनको करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, और वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकेंड आता है भाई साहब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहां कैसे मिलेंगे, देखो इनको पहचानने का एक तरीका है, आप जेड बनाओ सीधा
और उल्टा। इन जेड के कॉर्नर पे जो एंगल मिलेंगे वो आपके कौन से एंगल्स होंगे? अल्टरनेट। जैसे आप देखो, अगर यहां जेड बनाओगे आप, तो एक ये जेड बन रहा है आपका, और इसके कॉर्नर पे कौन से एंगल आ रहे हैं? 3 और 5, यानी एंगल 3 और एंगल 5। ऐसे उल्टे जेड जब आप बनाएंगे तो 4 और 7 मिलेंगे आपको। कौन कौन सा? 4 और 7। यस, नहीं सॉरी, 4 एंड 6। कौन सा मिलेगा? 6 मिलेगा। ठीक है, तो दीज आर व्हाट? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 3 एंड 5, 4 एंड 6। तो देखो, पहचानने का मेथड बहुत अच्छा है, जेड की हेल्प से हम लोग पहचानते हैं। और इनमें भी प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी है ये भी भाई साहब इक्वल होते हैं, दे आर इक्वल। ठीक है, अगर ये आपका 100 डिग्री का है तो 6 भी आपका कितने डिग्री का होगा? 100 डिग्री का होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड और लास्ट जो आता है, ये आता है भाई, देखो इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं अलग अलग क्लासेस में। अभी आप समझिएगा, को इंटीरियर। कौन सा? को इंटीरियर एंगल्स। जब आप बहुत छोटे होते हैं तब आपको ये एंगल्स बताए जाते हैं, एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। यस, इसी को हम लोग डेफिनेशन बना लेंगे। तो कौन से एंगल्स आपके को इंटीरियर कहलाएंगे? एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बने हुए एंगल जो होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? को इंटीरियर बोलेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है, को का मतलब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो जब बहुत लोअर क्लास में होते हैं तब इसको एंगल्स फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कहा जाता है। फिर थोड़ा सा और बड़े हो जाते हैं तब इसको कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कहा जाता है। और जब ठीक ठाक बड़े हो जाते हैं तब इसको क्या बोला जाता है? को इंटीरियर एंगल बोला जाता है। और पहचानने का तरीका, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बने हुए, तो या तो इस तरफ देखेंगे अगर राइट साइड में तो 4 और 5 मिलेगा, और लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो 3 और 6 मिलेगा। तो यहाँ पर दो पेयर हैं, एक तो एंगल 3 और एंगल 6, दिस इज फर्स्ट पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल। एंड सेकेंड पेयर इज व्हाट? एंगल 4 एंड 5। एंगल 4 एंड एंगल 5, दिस इज अनदर पेयर ऑफ व्हाट? को इंटीरियर एंगल। व्हाट इज द प्रॉपर्टी फॉर को इंटीरियर एंगल? तो यस, ये इक्वल नहीं होते हैं, दे आर सप्लीमेंट, दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, और इसी तरह से अगर एंगल 4 और एंगल 5 करते हैं तो 180 डिग्री। तो हमने इसका भी कॉन्सेप्ट देख लिया है कि जब किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो 8 एंगल बनते हैं, जिसमें इंटीरियर क्या होते हैं, एक्सटीरियर क्या होते हैं। ये 8 एंगल्स करेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल के रिलेशन से बाउंडेड होते हैं। कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीजें सीख ली हैं। तो ये पार्ट 1 में जितना हमने आपको बताया था वो आपका फिनिश हो गया है। आई होप ये सारी चीजें, बहुत ही बेसिक ज्योमेट्री है ये, बिल्कुल स्टार्टिंग ही, ज्योमेट्री की स्टार्टिंग है ये। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में? ट्रायंगल, जैसा हमने आपको बताया था, ट्रायंगल पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पॉलीगॉन के बारे में समझेंगे। ठीक है, और इसके बाद में क्या होगा? फर्स्ट जो पॉलीगॉन होता है ट्रायंगल, उसके बारे में समझेंगे। तो यस, मिलते हैं आप लोगों से सेकेंड पार्ट में। होपफुली ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप लोग ऐसे ही जो है प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।